नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज़ में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये यहाँ पर जो सीरीज़ है ये यूपीपीएससी 2020 मेंस 2020 को ध्यान में रख के बनाई गई है और ये इस सीरीज़ का 14th लेक्चर है। लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने के पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप लोग ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप हमारे पेज को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, ईपीएफओ, यूपी ट्रिपल एससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे पेज को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है, आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप घर बैठे ही अपनी परफॉर्मेंस को भी रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको अपने डिवाइस पे टेलीग्राम को इंस्टॉल करके उस पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को सर्च करके उसे ज्वाइन कर लेना है। ये बिल्कुल ही फ्री है और यहाँ पर भी आपको सभी नोटिफिकेशंस दे दिए जाते हैं। और किसी भी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कोविड वैक्सीनेशन से, कोविड टीकाकरण से जो है जुड़ा हुआ है और क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड विद कोविड वैक्सीनेशन इन इंडिया। भारत में कोविड टीकाकरण से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भारत में जो एस्ट्राजेनेका द्वारा जो विकसित जो वैक्सीन है कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा जो विकसित कोवैक्सीन है, तो इसको कोविड-19 के टीके, इन दोनों ही कोविड-19 के टीके को जो है मंजूरी दे दी गई है। और 2021 में, वर्ष 2021 में और कई कंपनी द्वारा जो है कोविड-19 को के अगेंस्ट जो टीकाकरण है उस जो टीका है, वैक्सीन है, उसको विकसित करने की, उपलब्ध होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत में जो है अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी है, ठीक है, अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो यहाँ पर जो है कम से कम भारत की 30 से 40% पॉपुलेशन जो है, यहाँ की जो जनसंख्या है, उनको जो है उनका टीकाकरण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और लेकिन जो है इसके लिए भी जो हर्ड कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए 30 से 40% जो पॉपुलेशन है उसको कवर करने के लिए, ताकि जो है हम यहाँ पे हर्ड कम्युनिटी को हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप कर सकें, तो यहाँ पर मिनिमम, ठीक है, कम से कम जो है यहाँ पे 50 करोड़ से करीब 50 करोड़ वैक्सीन की हमें आवश्यकता होगी। तो इतने व्यापक रूप पे जो हमें वैक्सीन बनाने की, वैक्सीन के विकास की और उसके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में, जो उसके पूरे जो वितरण है, उसके लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा चुनौती देखने को मिल सकती है। तो इसके जो कौन कौन से एसोसिएटेड चैलेंजेस हैं, इससे कौन कौन सी संबंधित चुनौतियां हैं, अब हम उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर वितरण में हमें बहुत ज़्यादा चुनौती देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो भी बनाई जा रही है वैक्सीन, वो जो कारखानों से गोदाम तक तो टीका जो ले जाना है वो तो बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन उसके बाद टीके जो भी वैक्सीन बन गई है, ठीक है, वैक्सीन बन गई है, उसके लिए जब वो वेयर हाउस में वहाँ पे रखा गया है, वहाँ पर तो ठीक है, वहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, लेकिन इसके बाद वेयर हाउस से जब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास लेके जाते हैं, फिर उसके बाद हम रिटेलर्स के पास लेके जाते हैं और एंड जो है एंड यूज़र्स होते हैं, जो आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो है यहाँ पर जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर्स तक और उसके बाद एंड यूज़र तक पहुंचाना जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जो हमारा जो मौजूदा कोल्ड चेन और स्टोरेज सुविधाएं हैं, वो इतनी भारी मात्रा में जो वैक्सीन को पहुंचाने का कार्य जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है चुनौतीपूर्ण है। तो इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडिया में जो है हम कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटेड वैन्स नहीं है, जिससे कि जो वैक्सीन जो बन गई है, टीके जो बन गए हैं, उसको एक जगह से दूसरे स्थान जो है ले जाया जा सके। तो यहाँ पे जो है हमारी जो कोल्ड चेन सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे लो है। तो यहाँ पे हमें ये चुनौती देखने को मिल सकती है इसके पूरे वितरण में। इसके बाद हम बात करेंगे एलोकेशन में, आवंटन में। जैसा कि
दुनिया के अन्य देश कर रहे हैं कि जो सबसे पहले जो है, अगर कहीं पे भी जो है टीका का अगर विकास हो रहा है तो उसको सबसे पहले जो है वहाँ पे जो फर्स्ट लाइन हेल्थ वर्कर्स है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उसको सबसे पहले जो है वहाँ पे जो है टीका लगाने की बात हो रही है, और उसके बाद जो है सीनियर सिटीजन्स को इसमें इंक्लूड करने की बात हो रही है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 80% पॉपुलेशन क्या है, वो 50 ईयर्स से कम की है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को यहाँ पर एक्सक्लूड करना वैक्सीनेशन से, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक चिंता का विषय है। और वरिष्ठ नागरिकों को इसलिए जो हाँ यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि जो है यहाँ पे ये लोग जो होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और इनमें जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेट है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए जो है इनको देना, तो इनको प्रेफरेंस देना तो ठीक है, फर्स्ट हेल्थ लाइन वर्कर्स को भी देना मतलब प्रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जो है 80% पॉपुलेशन जो कि 50 साल से कम की है, उसको एक्सक्लूड करना, तो ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है अगर हमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी है इंडिया में तो। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वैक्सीनेशन की कॉस्ट। ठीक है, टीकाकरण की जो लागत है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि भारत का जो पूरा जो राजकोष है, वो बहुत ज़्यादा अभी जो है यहाँ पे जो फिजिकल सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और जो है यहाँ पर जो है तो ये यहाँ पे एक दुविधा देखने को मिलती है कि जितना भी जो टीकाकरण हो रहा है, ये जो है इसे जो है, क्या इसे गवर्नमेंट द्वारा जो है इसको फंड किया जाना चाहिए, या फिर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो भी कंपनी बना रही है, वो जो है लोगों से जो है उसका जो है कॉस्टिंग ले लें। तो यहाँ पर जो है टीकाकरण की जो लागत है, वैक्सीनेशन की जो कॉस्ट है, उसको भी किस तरीके से निकालना है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चुनौतीपूर्ण है। अगर हम यहाँ पे यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, यूरोप में जो है, या फिर अन्य यूरोप के जो देश हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है जितने भी वैक्सीन है, जितने भी टीके हैं, वो मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो भी सार्वजनिक रूप से जो है मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और लेकिन भारत में अगर हम वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखें, फिजिकल सिचुएशन को देखें, तो यहाँ पर देखें कि हमें किसने, मतलब यहाँ के जो इंडिया की पॉपुलेशन भी अगर बात करें तो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो इतने व्यापक रूप में जो टीकों की संख्या है, उसको देखते हुए क्या सार्वजनिक टीकाकरण प्रणाली को लागू कर पाना आसान होगा, ये देखना बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है टीकाकरण की जो लागत है, वो बहुत बड़ी चुनौती हमारे आगे बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो मानव संसाधन है, उसका भी इंडिया में बहुत ज़्यादा अभाव है, और इसीलिए जो है इंडिया की जो ह्यूज पॉपुलेशन है, इंडिया की जो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, इनको जो है इतनी बड़ी आबादी का टीकाकरण करने में जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है, ठीक है, मेडिकल स्टाफ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मेडिकल स्टाफ की कमी है। मेडिकल स्टाफ की कमी होने के कारण जो है हम बहुत ज़्यादा आबादी को कवर नहीं कर सकते कम समय में। इसके साथ साथ जो हमारे जो चिकित्सा कर्मी है, जो मेडिकल पर्सनल है, हम इस टाइम पे, इस मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर उनको जो है उनकी जो मौजूदा प्राथमिकताएं हैं, उनसे भी हम उनको अलग नहीं कर सकते। उनका जो रेगुलर वर्क है, उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रायोरिटीज़ है, उससे भी हम उनको अलग नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको जो है उसकी बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं वहाँ पे। तो और इतनी बड़ी पॉपुलेशन का टीकाकरण करने में ये हमें आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चुनौती देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें तो जो यहाँ पे जो है इंडिया में बहुत तरीके के जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चलते हैं, टीकाकरण ड्राइव चलते हैं, जिसमें कि जो है हर साल जो है 3 से 4 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाता है। तो इसलिए, और जो अगर कोरोना से बचने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम 60 करोड़ लोगों को, ठीक है, 60 करोड़ लोगों को यहाँ पे कवर करने की ज़रूरत है। तो इतने इतने ह्यूज पॉपुलेशन के टीकाकरण के लिए, और जब हमारे पास लिमिटेड मेडिकल स्टाफ है, तो यहाँ पर हमें जो है जो मानव संसाधन का अभाव है, तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा चुनौती बना हुआ है कि लोगों को जो है टीकाकरण किया कैसे जाएगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। टीका लगाने में लोगों को बहुत ज़्यादा संकोच होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसी मानसिकता है, लोगों की ऐसी मानसिकता है कि हमें तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि हमारा जो जोखिम है वो बहुत ज़्यादा कम है, और जो है वो पूरी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसको जो है नज़रअंदाज करते हैं। और जो जितना भी वैक्सीन होता है उसको जो है यहाँ पे जो है लोग जो है अनावश्यक मानते हैं। तो और वैक्सीन पर इसी कारण से जो है भरोसा भी नहीं करते। तो अगर लोगों का यही व्यवहार रहा कि उनका यही व्यवहार रहा कि हमें तो कुछ नहीं होगा, या फिर हमारे लिए जो है कोरोना वैक्सीन जो है बहुत ज़्यादा अनावश्यक है, अगर ऐसा ही व्यवहार रहा तो कोरोना जैसी महामारी जो है उससे लड़ना जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल का काम हो सकता है। तो इसके लिए हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें कि आगे का रास्ता क्या है, तो सबसे पहले हमें वैक्सीन को प्रायोरिटाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, टीकाकरण को प्राथमिकता देनी ज़रूरी है। यहाँ पर जो है लोगों का टीकाकरण से पहले जो है एक टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कौन सा होना चाहिए? वो जो होना चाहिए वो है एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट होना चाहिए। और अगर जिन लोगों में जो है एंटीबॉडीज जो है अगर पाई जाती हैं, तो उनको जो है वैक्सीन जो है अभी उनको फ़िलहाल में नहीं देना चाहिए। और जिनमें जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है उन्हीं को टीकाकरण में जो है प्राथमिकता देनी चाहिए। जिनमें एंटीबॉडी जो है पहले से मौजूद होगी, या फिर वो पहले से ही वायरस से कुछ हद तक जो है इम्यून है, प्रतिरक्षित हैं, तो उनको जो है वैक्सीन में प्रायोरिटाइज ना करके ऐसे लोगों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिनको कि ज़्यादा खतरा है कोविड-19 से। जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं है, उनको ज़्यादा खतरा है कि वो जो है कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, तो उनको प्रायोरिटाइज करके उनको सबसे पहले जो है वैक्सीन देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो है प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि किसका सबसे पहले टीकाकरण करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेंथनिंग वैक्सीन सप्लाई चेन। टीके की आपूर्ति श्रृंखला को हमें मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देश भर में जो वैक्सीन का स्टॉक है, ठीक है, वैक्सीन का कितना स्टॉक है, इस पे हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। और जिसके लिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क एक डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे पास स्टॉक में कितने वैक्सीन्स उपलब्ध है एक टाइम पे, और हम कितने लोगों का टीकाकरण कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नैरोइंग ह्यूमन रिसोर्स गैप, जो मानव संसाधन अंतर को जो है उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो इतने बड़े व्यापक पॉपुलेशन जो है हमारी, उसका टीकाकरण जो है आसानी से किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि जो मेडिकल फील्ड्स के जो छात्र होते हैं, या फिर जो पैरामेडिक्स होते हैं, या फिर जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, उनको इसमें सम्मिलित किया जा सके। उनको थोड़ा सा ट्रेन करके जो है हम बहुत ही जो लार्ज पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं वैक्सीनेशन के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं मिक्स्ड फाइनेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, मिश्रित वित्त पोषित नीति होनी चाहिए, जहाँ पर कि जो है जहाँ पर कि जो है टीका जहाँ पर कि जो एक हाइब्रिड रणनीति को अपनाना चाहिए, और जो सार्वजनिक और निजी जो जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको उनको उस रणनीति के अंदर जो है बेहतर और सुविधाजनक होनी चाहिए। जो पूरी जो पॉलिसी है, फाइनेंसिंग पॉलिसी जो है, ये बेहतर होनी चाहिए और एक सुविधाजनक होनी चाहिए। मतलब कि जो है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, ठीक है, जो आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको तो जो है जो वैक्सीन है इसको फ्री में लगानी चाहिए। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो भी हैं, उनसे वो जो है उनको पैसे के बदले जो है वैक्सीन दे सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे कि बिहार है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, यहाँ की जो सरकार है, उन्होंने लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देने के लिए जो है वादा भी किया है। तो यहाँ पर जो है इससे जो है सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको तो फ्री में उपलब्ध कराई जाए, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे जो है पैसा लेके जो है उनको वैक्सीन जो है उपलब्ध करानी चाहिए।
इसके बाद हम देखते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, प्रभावी संचार की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि जो है लोगों में जो है इससे जुड़े जो बहुत सारे मिथ्स हैं, वैक्सीन को लेके बहुत सारे मिथक हैं उनके अंदर, उसको दूर किया जा सके। तो इसके लिए जो है एक अच्छी संचार रणनीति बनाई जानी चाहिए, और जैसे कि जो यहाँ पे जो नेता है यहाँ पे, या फिर जो एनजीओज़ को इन्वॉल्व करके, ठीक है, हम लोग लोगों को बता सकते हैं, और गलत सूचना के प्रसार को कम करने के लिए जो है इनका उपयोग किया जा सकता है, एनजीओज़ का या फिर नेताओं का। इसके बाद एक वैक्सीन सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वैक्सीन प्रमाणीकरण होना चाहिए। क्योंकि ये वैक्सीन क्यों करते हैं, ताकि जो है लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर लोगों की जो आवाजाही है और जो सामान्य स्थिति है उसको फिर से शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है इसलिए ज़रूरी है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल होना बहुत ज़रूरी है वैक्सीन को लेके। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल होना बहुत ज़रूरी है वैक्सीन को लेके, क्योंकि यहाँ पर जो भी है इसमें क्या है, इसमें कि अगर भारत में टीकाकरण का प्रमाण जो है वो सिंगापुर एयरलाइंस या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी स्वीकार होना चाहिए। तो एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल के तहत ही हमें काम करने की ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें तो जो भारत में जो कोविड-19 का जो पूरा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, इम्यूनाइजेशन ड्राइव है, ये बहुत ही जो है एक भारी भरकम काम है सरकार के लिए। और जो है यहाँ पे जो अपनी जो हमारी जो जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या जो है, वहाँ पे जो है इनका टीकाकरण करना जो है बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन अगर इंडिया को एक लीडिंग वैक्सीन प्रोड्यूसर के रूप में उभरना है, अगर उसे अग्रणी वैक्सीन निर्माता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करना है, तो इसके लिए उसको अपनी और ज़्यादा प्रतिबद्धता और कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि है एक्सप्लेन हाउ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज में इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट एंड द इंडियन एग्रो इकोसिस्टम। कृषि सब्सिडी का पर्यावरण और भारतीय कृषि परितंत्र पर क्या प्रभाव है, इसे हम यहाँ पर विस्तार से समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर साल जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है पराली जलाई जाती है किसानों द्वारा। तो ये जो पराली जलाने की जो समस्या है, ये जो है पूरी जो है बहुत सारी जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रैक्टिसेस जो है, कृषि प्रथाएं हैं, और जो कृषि पर जो सब्सिडी दी जाती है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ कृषि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिसका कारण जो है पर्यावरण को हमारे जो है काफ़ी क्षति पहुंचती है या फिर काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो अगर हम एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ की बात करें, तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ होती क्या है? एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ होती हैं कि कुछ कुछ फसलों को उगाने के लिए किया जाता है किसानों को, और उसके लिए जो है उनको कुछ सब्सिडी प्रदान की जाती है। उनको कुछ जो है उनको बहुत सारे जो है उनको लुभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, ताकि जो सरकार द्वारा जो है मनवांछित जो है फसलों को उगाने के लिए प्रेरित किया जा सके किसानों को। तो उनको बहुत से तरीके के इंसेंटिव्स हम कह सकते हैं। ठीक है, जो सब्सिडीज़ होती है इसको हम कह सकते हैं कि बहुत तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं किसानों को, ताकि जो है हम जो सी फसल चाहते हैं वो फसल जो है किसान द्वारा जो है उगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहले समझेंगे कि हम जो है बहुत सारे जितने भी, अगर हम पर्यावरण पे देखते हैं कि क्या असर पड़ता है सब्सिडीज़ का, तो उसके पहले हमें समझना होगा कि कौन कौन सी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडीज़ हैं जो कि सरकार द्वारा दी जाती है। तो अगर हम विभिन्न प्रकार की कृषि सब्सिडी को समझें, तो सबसे पहले है इनपुट सब्सिडी। ठीक है, इनपुट सब्सिडी जो होती है यहाँ पर जो है बाजार से कम मूल्य पे, ठीक है, बाजार का जो मूल्य होता है उससे कम दामों पर जो है कृषि के उपयोग में आने वाली जो उत्पादक सामग्री है उसका किसानों को वितरण किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे जो इनपुट्स हैं, ट्रैक्टर्स जो हैं उस पर सब्सिडीज़ दी जाती है, जो सीड्स हैं उस पर सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो जितने भी कृषि में जो है उपयोग आने वाले जो सामान होते हैं, उत्पादक सामग्री होती है, उस पर बहुत तरीके के जो है उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनको बाजार से कम मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो हम उसको कहते हैं इनपुट सब्सिडी। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो उर्वरक सब्सिडी होती है, मतलब कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी होती है। फर्टिलाइज़र्स को कम रेट
पर जो है इसके किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि यूरिया हो गया, फॉस्फेट हो गया, पोटाशियम हो गया। इसमें जो है उर्वरक जो का जो वितरण होता है वो जो है सब्सिडाइज रेट पर किया जाता है। बिजली सब्सिडी होती है, किसानों को जो है बिजली जो है वो कम दर पे दी जाती है, ताकि जो वो अपने पंप सेट जो है वो उसको चला सकें। तो इससे बिजली का इस्तेमाल जो है सिंचाई के लिए किया जाता है, तो इसलिए उनको जो है बिजली जो है वो उसको भी सब्सिडाइज रेट पे उपलब्ध कराई जाती है, जो कि एक्चुअली में जो मार्केट वैल्यू है बिजली की उससे कम रेट पर जो है सरकार जो है किसानों को बिजली जो है उपलब्ध कराती है। सिंचाई सब्सिडी, ठीक है, सिंचाई में आने वाले जैसे बहुत सारे जो उपकरण होते हैं, जैसे पंप सेट होता है, तो उस पर उनको जो है कम दाम पे उपलब्ध कराया जाता है पंप सेट। यहाँ तक कि जो नहर और बांध की व्यवस्था की जाती है किसानों को, ताकि वो जो उनका जो खेत है, उनका जो पूरा जो उनकी जो पूरा जो फार्म लैंड है उसको जो है वो लोग इरिगेट कर सकें। बीज अनुदान, ठीक है, उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है सरकार कई बार होता है कि फ्री में ही बीज बांट देती है, या फिर जो है उसे उन्हें कम दाम पर उपलब्ध कराया जाता है। क्रेडिट सब्सिडी दी जाती है, किसानों को दिए जाने वाले जो है बहुत सारे के जो ऋण होते हैं उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो लो होता है। इसके साथ साथ जो कई बार हमने देखा है कि जो कृषि को जो लोन्स दिए जाते हैं उसको पूरी तरीके से वेव ऑफ किया जाता है, तो ये भी जो है वो क्रेडिट सब्सिडी के रूप में आएगा। उनका जो लोन है उससे उनको छूट दे दी जाती है। मूल्य सब्सिडी दी जाती है, उनको प्राइस सब्सिडी दी जाती है, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो कि हाँ, जो कि सरकार जब है लोगों से जो भी किसान है उससे जो है खाद्यान्नों को खरीदती है, तो यहाँ पर जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो भी एक प्रकार की सब्सिडी है। अवसंरचनात्मक सब्सिडी होती है, यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी होती है, जो सरकार जो है कई प्रकार की सार्वजनिक कई प्रकार की सार्वजनिक वस्तु, जैसे कि बहुत सारी जो है सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराती है, जैसे कि सड़क हो गए, वेयर हाउसेस हो गए, इंफॉर्मेशन उनको देती है, डैम्स का अगर उनको निर्माण कराना है, तो ये सब जो है ये सब एक तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद हम देखते हैं निर्यात सब्सिडी या एक्सपोर्ट सब्सिडी भी जो है सरकार द्वारा दी जाती है, ताकि कुछ ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो है कई प्रकार के जो है एक्सपोर्ट सब्सिडीज किसानों को दी जाती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के इंडिया पे, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या क्या पर्यावरणीय प्रभाव हैं जब हम एग्रीकल्चर सब्सिडी देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम करेंगे कि उर्वरक के उपयोग और उत्पादन के प्रभाव को, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो जितनी भी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र बनाती हैं, ठीक है, जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र बनाती हैं, उसको जो है उसको जो है जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो ऐसी सभी कंपनीज को उसने किसने रखा है, उसने रेड कैटेगरी में रखा है कि ये जो पॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा करती हैं। तो अगर हमारे जो अगर उर्वरक के उद्योग में बढ़ोतरी होगी तो उससे क्या होगा, उससे जो है हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें और ज़्यादा जो है यहाँ पर जो पॉल्यूशन जो है और ज़्यादा बढ़ेगा। जितना भी वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, जितनी भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, जितनी भी यूरिया प्लांट्स होते हैं उसमें जो जो वेस्ट वाटर होता है यूरिया के छिड़काव से, या फिर जो खेतों से जो वेस्ट वाटर जो होता है उसमें जो है नाइट्रोजन और साइनाइड के अंश पाए जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन एंड साइनाइड के अंश पाए जाते हैं, जो कि जिससे क्या होता है, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर होता है या फिर हमारा जो सरफेस वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, और इस पानी का जो समुचित उपचार किए जाने की जो हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अगर हम बात करें कि जो नैप्था बेस्ड फर्टिलाइज़र होते हैं, ठीक है, जो नैप्था बेस्ड फर्टिलाइज़र होते हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कार्बन एमिट करते हैं, कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। इसके बाद हम देखेंगे उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, क्योंकि जो है किसानों को जो है उर्वरक पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, यूरिया पे सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, तो किसान क्या करता है, वो सबसे ज़्यादा जो है अपने खेतों में जो है बिना सोचे समझे जो है यूरिया का ही छिड़काव ज़्यादा करता है। और उससे क्या होता है, उससे जो हमारी जो अगर हम फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे वहाँ की, ठीक है, जो फर्टिलिटी जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल की जो उत्पादकता होती है उसमें
बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। इसके बाद इसके साथ साथ जो सेकेंडरी और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है, तो उसमें हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो हमारी जो पूरी जो मिट्टी होती है उसको उसके क्षारीयता और लवणता को भी प्रभावित करती है। तो उर्वरक का जो है अत्यधिक उपयोग जो है कई प्रकार से जो है हमारी जो मिट्टी है उसको खराब करता है। इसके बाद हम देखेंगे वायुमंडलीय नाइट्रोजन। ठीक है, जब भी कोई जितनी भी जो यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, जो कि एक ज़रूरी जो सॉरी जो नाइट्रस ऑक्साइड है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। और ये क्या करती है, ये क्लाइमेट चेंज में जो है इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। क्लाइमेट चेंज में जो है नाइट्रस ऑक्साइड का बहुत बड़ा हाथ होता है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, ये फोटोकेमिकल स्मॉग और ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा वायुमंडल पे या फिर हम एटमॉस्फेयर में अगर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इससे जो है फोटोकेमिकल स्मॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर हम कह सकते और जो है ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन होता है उसके लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है अगर ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, उससे जो है हमारे जो वाटर बॉडीज़ हुए हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में क्या होता है, वाटर बॉडीज़ में होता है यूट्रोफिकेशन। अगर जैसे कि हम जानते हैं कि जितना भी खेत से जो पानी जो है निकल के जो है वाटर बॉडीज़ में जाता है, और अगर खेत में अगर ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ किया जाए या फिर जो है फॉस्फेट का यूज़ किया जाए, फास्फोरस का यूज़ किया जाए, तो ये जो नाइट्रोजन युक्त और फास्फोरस युक्त पानी जो होता है वो बहकर कहाँ जाता है, वो वाटर बॉडी में जाता है। और वहाँ पे जब फर्टिलाइजर्स की मात्रा जो है वहाँ पहुँचती है, तो जो वाटर बॉडी होता है वहाँ पे यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है, जिससे कि जो वहाँ के फर्टिलाइजर होते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एल्गल ब्लूम, ठीक है, एल्गल ब्लूम की जो हमें समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि जो है जल में जो मौजूद मछली होती है या फिर जो अन्य या फिर जो अन्य जीव होते हैं, उनके जीवन को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो हम कहते हैं कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ये भी बहुत बड़ा जो है खतरा पैदा करती है। इसके बाद हम देखेंगे डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। भूजल की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है सब्सिडी के द्वारा, क्योंकि जो है पानी जो बिजली है वो किसानों को जो है कम रेट पे उपलब्ध कराई जा रही है। और उनको जो है इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उससे क्या करते हैं, जो भूजल जो हमारे देखते हैं कि जो भारत में जो है जब किसान होते हैं वो पानी पंप करने के लिए जो है आवश्यक ऊर्जा और उपकरणों की लागत में सब्सिडी उनको दी जाती है। तो किसान जो है उन फसलों को उत्पादन करते हैं जिन्हें अत्यधिक पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जब पानी की अत्यधिक ज़रूरत होती है, ऐसे फसल उगाते हैं, तो अगर पानी का अत्यधिक दोहन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जो है ग्राउंड वाटर में का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2017 के बीच में ग्राउंड वाटर लेवल में 61% की गिरावट आई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं उसके कारण जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ रहा है। इसके बाद है धान का डंठल जलाना, या फिर हम कह सकते हैं पैडी स्टबल बर्निंग, जो कि हर साल जो हर पंजाब, हरियाणा या फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के में जो जलाई जाती है, जो पराली जलाई जाती है, उसके कारण भी जो है एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर जो है पूरे अगर दिल्ली एनसीआर के रीजन में देखें, तो यहाँ की जो पूरी एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही ज़्यादा धुंधला हो जाता है। यहाँ पे जो है स्मॉग जो है, वो फॉग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर्टिकुलेट मैटर जो उसमें से निकलता है उसकी मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर मैटर जो है वो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिसके कारण जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो है उत्सर्जन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे भी जो है हमारे जो एनवायरनमेंट है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। धा अ, ए- वेस्ट मतलब
जो संसाधन जो है उसका बहुत ही ज़्यादा अपव्यय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जब भी एफसीआई जो है, एफसीआई द्वारा जो है समय समय जो है जो खाद्य सामग्री होती है उसको निस्तारित किया जाता है। जो भी जितना भी अतिरिक्त स्टॉक होता है उसका जो है उसको निस्तारण किया जाता है, और उसकी जिसके कारण जो है एनवायरनमेंट में जो है मीथेन गैस जो है एनवायरनमेंट में पहुंचती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, जिससे कि जो है हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए ये मीथेन गैस जो है ये भी बहुत जिम्मेदार है। तो जो भी खाद्यान्न जो है एफसीआई द्वारा जो भी निस्तारण किया जा रहा है, या फिर जो भी गोदाम में जो सड़ जाता है, जो जितना भी खाद्यान्न जो फूड ग्रेन सड़ जाते हैं, उससे क्या मीथेन गैस निकलती है, जो कि हमारे वायुमंडल के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज मिलने के कारण जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है कई बार जो है ओवर प्रोडक्शन कर लेते हैं, अपने जितने की ज़रूरत नहीं होती उसका ओवर प्रोडक्शन करते हैं, और सरकार द्वारा उसको खरीदा जाता है। तो वो खाद्यान्न जो होते हैं, फूड ग्रेन्स जो होते हैं, वहाँ पे जो एफसीआई के वेयर हाउस में जो है सड़ जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जितने भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा, जितने भी हमारे संसाधन थे उसका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। अगर खाद्यान्न जो है वो सड़ गया है तो उससे उसमें जो लगने वाला जो पानी था वो वेस्ट हो गया, उसमें जो लगने वाली बिजली थी, उसमें जो लगने वाले बीज की कॉस्टिंग थी, वो सभी वेस्ट हो गया है। तो ठीक है, तो जो संसाधन का, ठीक है, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, संसाधनों का अपव्यय भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग जोड़ लीजिएगा, संसाधनों का अपव्यय बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटेंसिव पैडी कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव पैडी कल्टीवेशन होता है, व्यापक धान की खेती होती है, व्यापक तौर पे व्यापक पैमाने पे जो है धान की खेती होती है, क्योंकि जो है सरकार द्वारा इस पे एमएसपी इस पे लागू किया गया है। तो किसान वही उत्पाद जो है, वही फूड ग्रेन जो है उगाना जो है प्रेफर करता है, जिस पर कि जो सरकार द्वारा एमएसपी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि जो है किसान को जो है उस अपनी जो भी उत्पाद है उसका जो है अच्छा मूल्य मिल सके। तो इसके कारण हम देखते हैं जो पैडी कल्टीवेशन, धान का जो कल्टीवेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और धान का जो कल्टीवेशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा वाटर इंटेंसिव होता है। इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खेतों में कई दिन तक पानी लगाया लगाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, खेत में अगर पानी लगाया जाए तो उससे क्या होता है, उससे मीथेन गैस बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होती है। मीथेन गैस होगी तो वहाँ ये जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस होती है मीथेन, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदार है। तो जो हमारे पर्यावरण है उस पर एक हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और ये इसके साथ साथ मीथेन गैस के साथ साथ यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो वाली गैस भी जो है वो उत्सर्जित होती है, तो जो कि हमारे जो पर्यावरण है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसके लिए आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो कृषि सब्सिडी को स्थानीय पर्यावरण की स्थिति को ध्यान में रखकर ही जो है कृषि सब्सिडी की घोषणा की जानी चाहिए। फसल विविधीकरण करनी चाहिए, मल्टी क्रॉपिंग करनी चाहिए, जिससे कि जो जलवायु पे जो हो रहा जो दुष्प्रभाव है उसको कम किया जा सके। अगर हम मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो ऐसी फसलों को भी उगाया जा सकता है जिसमें कि पानी की बहुत ज़्यादा कम आवश्यकता हो। तो हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ना होगा, ताकि जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है या फिर जो संसाधन है उसका कम से कम उपयोग हो, और एक क्लाइमेट सुटेबल क्रॉप्स जो है उसको उगाना चाहिए। जितने भी जो हमारे क्लाइमेट फ्रेंडली क्रॉप्स हैं उसको उगाने से जो है हमारे पर्यावरण पे जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। पावर सब्सिडीज़ जो है उसको कम करना चाहिए। ठीक है, पावर सब्सिडीज़ जो है उसको कम करना चाहिए, बिजली पर जितनी भी सब्सिडीज़ दी जा रही है उसको कम करना चाहिए, और उसकी जगह बहुत सारे जो इनोवेटिव टेक्निक्स हैं, जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं इरिगेशन के लिए, उसको हमें और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया और स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया। तो अगर हम इन टेक्निक्स पर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारी जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बचेंगी, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो उसका डिप्लीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यहाँ तक कि जो हमारी बिजली की खपत है, कृषि उद्योग में जो सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है उसको भी हम कर सकेंगे। तो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक को और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और जिससे कि पावर सब्सिडीज़ को कम किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो
कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल और जो वाटर ट्रीटमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण और उन्नत जल उपचार के लिए जो है हमें उचित निवेश किए जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि जितना भी नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया का जो एमिशन हो रहा है उसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जो अत्यधिक जो बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है उसको बहुत हद तक जो है सीमित करना चाहिए। ठीक है, जो एक ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है उसको हमें बहुत हद तक सीमित करना चाहिए। जितना भी जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसमें एक जो है हमें एक जो है ऊपरी सीमा जो है उसको तय करना चाहिए। और जितना भी वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक्स है उसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। और जितने भी जो दूर दराज के जितने भी फार्मलैंड्स है, जितने भी खेत हैं उसको जो है कैनाल्स और रिवर से जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि जो है हम बहुत तरीके के जो खर्चे होते हैं लोगों को, जो किसानों को जो है इरिगेशन पे या फिर पावर सब्सिडीज देने के लिए उसको भी हम कम कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है आउटलाइन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स नीड फॉर इंडिया। द्वितीय हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताओं और भारत के लिए इसकी आवश्यकताओं को रेखांकित करें। तो अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को पूरा समझ लेंगे। तो यहाँ अगर हम समझे कि फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लेकर आया गया था कि 1960 के दशक में लेकर आके आया गया था, जिससे कि जो भारत में खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। और जो भारत में गंभीर खाद्य संकट था, जो फूड स्कैर्सिटी थी इंडिया में, उससे निपटने के लिए जो है फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अगर हम दूसरी हरित क्रांति की बात करें तो दूसरी हरित क्रांति लाने का क्या उद्देश्य है? दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य लाने का ये उद्देश्य है कि जो हमारा जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे जैसे हम तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो विभिन्न प्रौद्योगिकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके एक सतत कृषि का यहाँ पर निर्माण करने के उद्देश्य जो है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आने की ज़रूरत है। तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की क्यों ज़रूरत है या फिर क्यों चाहिए हमें दूसरी हरित क्रांति? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कृषि क्षेत्र का जो विकास दर है वो लगभग स्थिर है। कई सालों से हम लोग देख रहे हैं जो कृषि क्षेत्र की जो विकास दर है वो स्थिर है। तो उसको बढ़ाने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, तो और जो यहाँ पर जो है यहाँ पे 50% से भी जो ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कृषि से ही जो है जुड़ी हुई है। और यहाँ का जो विकास दर है लेकिन ये बहुत हद तक जो है स्थिर है। तो इस कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की, दूसरी हरित क्रांति लाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ की प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सके, जिससे कि इससे जुड़े हुए लोग जो हैं उनकी आय को बढ़ा सकें। और जो हमारा जो सपना है, जो भारत का सपना है 2022 तक किसान की आय को दुगना करना, तो उसको भी कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को भी हासिल हम कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इंडिया जो है पूरे देश में जो है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है। और जल्द ही जो है 2027 तक जो है इंडिया जो है इसकी पॉपुलेशन जो है और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो है इनके यहाँ पे अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है तो यहाँ पे जो भोजन की जो बढ़ती हुई मांग है, जो फूड की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जिससे कि जो यहाँ का जो लैंड रिसोर्सेज है, ठीक है, जो भूमि संसाधन है उसका दोहन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बढ़ती हुई आबादी के लिए। और उनके जो बढ़ती हुई आबादी के लिए अगर हमें फूड ग्रेन्स को उगाना है तो उसके लिए हमें लैंड रिसोर्सेज जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसका जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और इसके साथ साथ बढ़ती हुई आबादी के जो आवास की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की वजह से हमारे पास जो लैंड है, ठीक है, जो हमारे पास लैंड है, जो कृषि वाला लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब लोगों के रहने के लिए जो है घर बनाए जा रहे हैं। तो जिससे कि जो यहाँ पे जो है
हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इसका प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। इसके बाद देखते हैं डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, जो है यहाँ पर जो है हम लोग जो है एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और जो जैसे कि हमने कहा है कि जो कृषि जो भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर जो है जो हमारी जो एग्रीकल्चर पर जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा है। 65% आबादी जो है आज भी जो है इंडिया में की जो है वो गांव में रहती है, और गांव की करीब 70% आबादी जो है वो किस पे, वो जो है अपनी लाइवलीहुड के लिए जो है वो कृषि पर ही निर्भर है, वो एग्रीकल्चर पर ही निर्भर है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए भी जो है हमें एक क्रांति लाने की ज़रूरत है पूरे कृषि क्षेत्र में, ताकि यहाँ पर जो 70% लोगों की जो लाइवलीहुड है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सके, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और ज़्यादा बेहतर बना सके, और उनके इनकम लेवल को हम इंक्रीज कर सकें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो कब लॉन्च हुआ था। उसको 1960 में लॉन्च किया गया था, 1960s में लॉन्च किया गया था। और ये उन्हीं एरियाज़ पे लॉन्च किया गया था जहाँ पे कि जो है इरिगेटेड एरिया थे। ठीक है, जहाँ पे कि कैनाल या रिवर से जो खेत जो है वहाँ जुड़े हुए थे, उन्हीं उन्हीं एरिया में जो है इसको जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो इसका जो दायरा था, इसका जो क्षेत्र का जो दायरा था वो बहुत ही सीमित था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा या फिर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो लेकिन आज भी क्या है, आज भी इंडिया में जो है करीब 60% कृषि मतलब फार्मलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे कि जो है वो रेन फेड एरिया है, जहाँ पे कि आज भी वो है बारिश पर जो है निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो देश की जो कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो वर्षा आधारित क्षेत्र जो है उसका प्रमुख योगदान है। तो इसलिए यहाँ पे जो इरिगेटेड लैंड तक जो अब तक सीमित था जो ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके दायरे को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हरित क्रांति में जो हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर तो बना दिया, लेकिन इसके जो पर्यावरणीय परिणाम है वो बहुत ही सराहनीय नहीं रहे हैं। इसका हमें देखने को मिलता है कि जो पर्यावरण पर जो हमारा जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पे अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जो भी वीट है, गेहूं है, इनके लिए जो है इरिगेशन लैंड, इरिगेटेड लैंड चाहिए। यहाँ पर जो है इसमें जो सीड्स का यूज़ होता है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ होता है, ये जो है वाटर इंटेंसिव होते हैं, इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनको फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिसकी वजह से यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है पानी के ज़्यादा खपत की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा उपयोग होने की वजह से ग्राउंड वाटर जो है या सरफेस वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड भी हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो इतने भी रेन फेड एरियाज़ हैं उसको भी हम यहाँ पर जो है इसके अंदर लेकर आएँ, और जो हमारी जो खाद्यान्न की जो सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। झीलों और तालाबों पर जो भी हम देखते हैं कि उनमें जो झीलों और तालाबों में जो जीव रहते हैं उनके भी जीवन पर जो है वहाँ पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जैसे कि हमने बात की थी यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन के कारण जो है हरित क्रांति का जो सीधा परिणाम जो है उसमें हम देखते हैं कि जो उर्वरक जो है उसमें फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन जो है झीलों और तालाबों में देखने को मिला है, जिससे कि वहाँ के जो जीव हैं उनके भी लाइफ पे जो है प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिला है। इसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा जो कोस्टल लैंड है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो जो हमारा जो टोटल जो फार्म लैंड है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है समुद्र के स्तर में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो जितने भी हमारे जो कोस्टल एरियाज़ वाले एरिया हैं वो यहाँ पर जो है सबमर्ज हो गए हैं, यहाँ पर हमेशा पानी रहता है। तो यहाँ ये वाले जो लैंड है अब हम इसको यूज़ नहीं करते कृषि के लिए, तो हमारा जो कृषि के लिए जो लैंड था वो बहुत ज़्यादा जो है श्रिंक हो रहा है, जिसकी वजह से भी हमें जो है इसके जो है
यहाँ पे अगर हम कम लैंड पे अगर हम फसल उगाएंगे तो हमारी जो उत्पादकता है जो है वो भी कम होगी। तो यहाँ पर हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा एरिया, जिसके लिए जो है हमें सेकंड हरित क्रांति की ज़रूरत है। ठीक है, यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज कंट्रोवर्शियल। अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग भी विवादास्पद है। जैसा कि हमने जीएम क्रॉप वाले क्वेश्चन को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो जीएम क्रॉप्स जो होते हैं ये क्या है, ये इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इसके जो है हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे संबंधित एनवायरमेंटल परिणाम और स्वास्थ्य परिणाम जो है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है जेएम क्रॉप्स को भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में कृषि विकास में सुधार करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर हम टोटल सभी ऑब्जेक्टिव्स को समझें तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो है, जैसे हमने बात की कि नई जो प्रौद्योगिकी है उसको पूरा कृषि क्षेत्र में लाने की ज़रूरत है। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या फिर हम वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है। ठीक है, कुशल सिंचाई प्रणाली की ज़रूरत है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर फार्मिंग की ज़रूरत है। तो इसको तो हम जितनी भी एग्रीकल्चर में जो नई नई टेक्निक है उसको लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसको एग्रीकल्चर क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है इसके ऑब्जेक्टिव से जो है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। मैसिव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, बड़े पैमाने पर फसल विविधीकरण और कई फसलें उगाने के उद्देश्य से भी जो है यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की बात की जा रही है। इसके बाद हम देखेंगे सेल्फ सफिशिएंसी एंड इन पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, दलहन और तिलहन की उत्पादकता में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए भी जो है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन था वो कुछ ही एरिया तक सीमित था। वेस्टर्न, जैसे कि जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है और जो हरियाणा है, पंजाब है, यहीं तक जो है यहाँ पर जो है यहीं तक लिमिटेड था, और ये कुछ ही फसलों तक भी सीमित था, जैसे कि गेहूं हो गया और चावल हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसको हमें जो है पल्सेस और ऑयल सीड पे भी अपने आप को जो है अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पल्सेस है उसका जो इंडिया है जो है इसका जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और इसका जो है और पल्सेस का जो है इंडिया जो है सबसे बड़ा आयातक देश भी है। तो यहाँ पर पल्सेस की उत्पादकता में अपनी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में पल्सेस, ऑयल सीड्स जैसे इन सब फसलों को भी हम जो है इंक्लूड करें। इसके बाद हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बागवानी और फूलों की खेती को दोगुना करना, और जो है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड मार्केटिंग जो है खाद्य विपणन को बढ़ावा देने के लिए के भी उद्देश्य से जो है यहाँ पे सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो लोकल सॉइल फर्टिलिटी है, स्थानीय मिट्टी की उर्वरता जो है उसको भी उसमें भी सुधार करने का उद्देश्य से जो है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया जा रहा है। क्योंकि जब नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे कि बात करें अगर हम प्रिसीजन फार्मिंग की, तो यहाँ पर कितने वाटर की ज़रूरत है, कितनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो उसकी हम पूरे सटीक मात्रा में जो है यहाँ पर हम फार्मलैंड्स में जो है पूरी सटीक मात्रा में पानी और खाद जो है उसको लगाएंगे, तो उससे जो है यहाँ की जो स्थानीय मिट्टी है उसकी भी उर्वरता में और ज़्यादा जो है सुधार होगा। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे तरह के जो है प्लान्स बनाए गए हैं। अगर हम प्लान्स की बात करें कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन को अच्छा करने के लिए जो है कौन कौन से प्लान्स हैं, तो अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, ईस्टर्न रीजन जो है, ईस्टर्न इंडिया जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो अभी दायरा जो है यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक सीमित था, इसको बढ़ाकर जो है यहाँ पर
पूर्वी भारत में भी इसको लेकर के आया जा रहा है और पूर्वी भारत को जो है अनाज के कटोरे में बदलने के उद्देश्य है। तो यहाँ पर हम प्लान कर रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है या फिर जो ईस्टर्न रीजन है उसमें जो है में जो अनाज के कटोरे में परिवर्तित करने के लिए जो है पूरा जो है यहाँ पे प्लान बनाया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है उसकी जो कमी है, ठीक है, जो जो चावल आधारित फसल प्रणाली है उसमें जो कमी है उसको संबोधित करने के लिए जो है नॉर्थ ईस्ट में चावल उगाने वाली जो बेल्ट है वहाँ पर जो है जो चावल की जो कमी है, चावल को उगाने की जो कमी है उसको एड्रेस करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में भी जो है यहाँ पर भी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के दायरे को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पे 7 स्टेट पर ज़्यादा फोकस किया गया जा रहा है, जैसे कि असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन एरियाज पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। फिर इसके अंतर्गत प्लान बनाया जा रहा है कि ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने का भी उद्देश्य है। और ये जो है ये जो पूरी योजना है BGREI जो है ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है एक प्रमुख कार्यक्रम है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है ये एक प्रमुख कार्यक्रम है और इसे 2010-11 के जो बजट है उसमें यहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं परिशुद्धता कृषि या फिर प्रिसीशन फार्मिंग का भी प्लानिंग की जा रही है इसमें, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हाई एंड टेक्निक है जिसको कि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। इसके लिए जो है किसानों के लिए जो है मोबाइल आधारित जो है मोबाइल आधारित जो है उसका उपयोग करके जो किसानों की निर्भरता है मोबाइल पे उसको बढ़ाया जाएगा और इसमें जो है किसानों को महत्वपूर्ण मात्रा में पानी और उर्वरक की सटीक मात्रा में उपयोग करने के लिए उसमें मदद मिलेगा कि उनकी कृषि में कितना, उनके जो फार्मलैंड्स है उसमें कितना पानी लगाना है, उसमें कितने फर्टिलाइज़र डालना है, तो उसमें जो है प्रिसीजन फार्मिंग में जो है यहाँ पे मोबाइल पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो इसमें जो है ये जो है जो हमारे जो किसान हैं उनको जो है एक सटीक मात्रा में जो है जितने भी संसाधन यूज़ करने हैं उसके बारे में बताएगा। एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर, पानी का कुशल उपयोग के लिए भी यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है कि जो भी अगर हम लेज़र लेवलिंग की बात करें, ठीक है, लेज़र लेवलिंग का यूज़ करके जो है हम सिंचाई के लिए जो पानी यूज़ होता है उसमें 20-25% जो है उसमें कमी ला सकते हैं और लेज़र लेवलिंग की मदद से जो है यहाँ पे जो है हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जो इसकी पैदावार है उसमें सुधार किया जा सकता है और जो खरपतवार या फिर जो वीड्स होते हैं उसकी कटाई में भी जो बहुत ज़्यादा समय लगता है उसके समय में भी उसके लेबर को भी हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सतत कृषि अभ्यास ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि जो हम बेहतर किस्मों का चयन कर सकें और उसी के अनुरूप जो है यहाँ पे हम जो है फसलों को उगा सकें। यहाँ पे सॉइल मैनेजमेंट की बात की जाती है और यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात की जा रही है। तो ज़रूरी है कि इंडिया की जो बढ़ती अब पॉपुलेशन है उसकी ज़रूरत को, उसकी खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पल्सेस ऑयल सीड्स में अपनी जो है आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट के रीजन का जो वहाँ की जो फार्म लैंड्स हैं उस एरिया के जो है प्रोडक्टिविटी को वहाँ पे बढ़ाने के लिए जो है हमें सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन को लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन इंडिया। भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करें। तो भारत जो है दुनिया में ऊर्जा का जो चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें, अगर हम यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो 5th है। वो ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो 5th है अगर हम ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें। और भारत में वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है, वो 135 गीगावाट है, जो कि टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जितनी भी भारत की जो टोटल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 36% है। और यहाँ पर इस हमने टारगेट रखा है कि जो वर्ष 2030 तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी
को बढ़ाकर हमें 450 गीगावाट तक का कर देना है और 2022 तक जो है 175 गीगावाट तक का जो हिस्सेदारी होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी की होगी। लेकिन ये जो 2022 वाला जो टारगेट है इसको फिर से रिवाइज कर दिया गया है और अभी फ़िलहाल में जो है इसको 225 गीगावाट कर रखा गया है, जिसके अंतर्गत ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है 114 गीगावाट तो प्लान किया गया है कि ये सोलर एनर्जी से होगा। ठीक है, सोलर एनर्जी को बढ़ाना है और इसके बाद 67 गीगावाट जो है ये जो है विंड पावर की हिस्सेदारी इसके अंतर्गत होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और यहाँ पे जो है इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे और इसके टोटल प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इंडिया में ध्यान दिया जा रहा है। तो ये क्यों महत्व रखता है, जो अक्षय ऊर्जा है हमारी, ये क्यों महत्व रखता है? ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे रूरल कनेक्टिविटी देने के लिए, हर जगह जो है बिजली पहुँचाने के लिए जो है ये ज़रूरी है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तो ये ऊर्जा सुरक्षा पे जो है, ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम करता है। क्लीन एनर्जी है, स्वच्छ ऊर्जा है, रोजगार सृजन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी को अगर हम लेकर आएंगे तो उससे जुड़ी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी, तो जिससे कि हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें मदद करेगी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे कि हम लोग ने देखा है कि जो जैसे जितने भी मतलब रूरल एरियाज़ में जो है यहाँ पर सोलर एनर्जी को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि यहाँ के लोगों को जो है, यहाँ के लोगों को भी जो है जितने भी गांव है वहाँ पे उनको विद्युतीकरण, उनको इलेक्ट्रीफाई कर सकें। इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा घटता है रिन्यूएबल एनर्जी से, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और इससे क्या होगा, इससे हमारी जो है तेल की जो मांग है, ठीक है, तेल की मांग जो है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे तो जो हमारी जो तेल की जो मांग है उसमें भी हमें कम करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं अगर हम देखें रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। तो सबसे पहले ये है कि क्या है, ये लोकेशन स्पेसिफिक है, ये स्थान विशिष्ट होती है। ये जो है कहीं पे भी जो है इसको नहीं लगाया जा सकता। अगर हम बात करें टाइडल एनर्जी की, या फिर अगर हम बात करें विंड एनर्जी की, ठीक है, पवन ऊर्जा की, तो इसके जो विंड मिल्स वगैरह जो लगाई जाती हैं, या फिर जो टाइडल एनर्जी के क्षेत्र में अगर हम काम करें तो ये कहीं पर भी नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है ये लोकेशन स्पेसिफिक होती है, ये जो है स्थान विशिष्ट होती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो ग्रिड कनेक्शन होता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो ग्रिड कनेक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। लार्ज इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। जब भी विंड मिल लगाई जाती है, जो सोलर पावर प्लांट्स हैं उनको अगर लगाया जाता है तो उसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है। तो इंडिया में जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो आजकल जो हमारी जो वित्तीय हालत है उसको देखते हुए अगर इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना जो है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, हाई कॉस्ट होती है, उच्च लागत आती है। जो भी हाँ, जो भी इनकी जो अगर हम बात करें तो जो इसकी ये जो है जो अदर जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसके कंपैरिजन में इनकी जो कॉस्टिंग क्या है वो ज़्यादा हाई है। लो पेनिट्रेशन रेट है, कम प्रवेश दर है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है ये मोस्टली जो है लोकेशन स्पेसिफिक होती है। प्लस अगर हम सोलर पावर की बात करें तो ये मोस्टली जो है रूरल एरियाज़ में इसका ज़्यादा पेनिट्रेशन है। और अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज़ में या फिर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इसका जो पेनिट्रेशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो यहाँ पर जो है इसका पेनिट्रेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है इंडिया में। वेदर डिपेंडेंट है, मौसम आश्रित है। पवन ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, टाइडल एनर्जी की बात करें तो ये मौसम पर बेस्ड है। ये जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो विंटर सीजन जब आता है तो यहाँ पे जो है सौर ऊर्जा से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर पवन नहीं चल रहा है, अगर विंड नहीं चल रही है तो जो है पवन ऊर्जा से भी हमें एनर्जी जो डेवलप हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको करने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। तो ये बहुत हद तक जो है मौसम आश्रित होती है। एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि
जब भी विंड मिल्स लगाए जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, उससे नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। साथ में जो है यहाँ पे ये जो पंछी होते हैं, हमारे जो पक्षी होते हैं, उनकी भी जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल हज़ार्ड भी हमें देखने को मिलता है। लार्ज स्केल यूज़ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है इसका। और जो है इसके लिए जो है यहाँ पे जितने भी जो जैसे कि हम जानते हैं, सरकार जो है कई सारी स्कीम्स लेके आई है, जैसे कि कुसुम ऊर्जा है स्कीम है। उसमें क्या होता है, उसमें उसमें जितने भी फार्मर्स हैं उनको जो है, उनको जो है सौर ऊर्जा से जिन जो उनके पंप सेट चलाए जाते हैं उसमें मदद करता है। तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है हाउस होल्ड सेक्टर में इसकी सप्लाई जो है वो कहीं न कहीं हैम्पर होती है। तो ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। जो सरकार है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट, वित्तीय सहायता देने की ज़रूरत है इस पूरे सेक्टर को, ताकि यहाँ पे इसको और ग्रो किया, और इसमें और हम लोग ग्रो किया कर सकें, इसको और बढ़ावा दिया जा सके। और यहाँ पर जो हमारा टारगेट है 225 गीगावाट को 2022 तक पाने का, हम उसको पूरा कर सकें। बल्क प्रोडक्शन, थोक में उत्पादन करना चाहिए, ताकि जो है इसकी लागत को जो है, कॉस्टिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा कम किया जा सके। अगर हम बल्क में जो है सोलर पैनल का या फोटोवोल्टेक सेल्स का अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, तो उससे क्या होगी, उससे हमारी लागत जो है, कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो है प्रदर्शन लिंक प्रोत्साहन दिया जाता है कंपनीज को, इसी तरह यहाँ पर भी इस पर जो जितनी भी कंपनी जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में है, उनको भी जो है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसने बहुत सारी पहल की है, जैसे कि वन सेल्फ वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है ग्लोबल लेवल पे कॉपरेशन की बात की गई है, ग्लोबल कॉपरेशन की बात कही गई है। और जो है यहाँ पे एक ग्लोबल इकोसिस्टम को डेवलप करना है, ठीक है। एक ग्लोबल इकोसिस्टम को डेवलप करना है, जिससे कि जो है जिससे भी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो को इंटरकनेक्ट किया जा सके ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है। ग्लोबल इकोसिस्टम बनाना है, जिससे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको पूरे ग्लोबल लेवल पे इंटरकनेक्ट किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। ये करीब 125 देशों का जो है यहाँ पे, 125 देशों का यहाँ पे ये एक वो बनाया गया है, एक इसकी मेंबरशिप जो है वो 125, करीब 125 देशों की है। और इनका जो है ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे ये लोग जो है सोलर जनरेशन पे, ठीक है, सोलर पावर पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो है ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो इसका जो है इसका जो टारगेट है वो 1000 गीगावाट सोलर जनरेशन का है ग्लोबल लेवल पे। और इसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक, ठीक है, 2030 तक इसमें $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट क्या करना है, ताकि जो है यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे जो है हम लोग जो है सोलर जनरेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें। पीएम कुसुम है, जैसे कि हमने बात की, जो फार्मर्स को जो है पंप सेट चलाने के लिए जो है सौर बिजली तक को पहुँचाने के लिए जो है यहाँ पे काम किया जा रहा है। 100% एफडीआई जो है उसको यहाँ पे सरकार ने बोला है कि इस क्षेत्र में जो एफडीआई जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो है वो 100% होगा। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि, तो अगर हम एफडीआई के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2000 से लेके वर्ष 2020 के बीच में, ठीक है, यहाँ पर जो है टोटल जो एफडीआई है वो कितना आया है इंडिया में, $9.56 बिलियन का यहाँ पे निवेश हुआ है, विदेशी निवेश हुआ है। और यहाँ पर अगर हम 2014 से देखें, 2014 से देखें तो यहाँ पर जो है इंडिया में जो है $42 बिलियन का जो है एफडीआई को जो है यहाँ पे अट्रैक्ट किया गया है। और हम ये भी देखते हैं कि पिछले 5.5 सालों में, ठीक है, जब पिछले 5.5 सालों में जो है वर्ष 2014 के बाद से जो है इंडिया की जो पूरी जो कैपेसिटी है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। अगर हम केवल सोलर कैपेसिटी की बात करें, अगर हम पिछले केवल सोलर कैपेसिटी की बात करें तो इसको 2.6 गीगावाट से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, यहाँ पर 34 गीगावाट कर दिया गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो है भारत सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है, ताकि हम जो है क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ सकें। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन की बात करें तो ये जो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें टारगेट रखा गया है कि वर्ष 2022 तक जो है
इंडिया की जो टोटल सोलर कैपेसिटी जो होगी वो कितनी होगी, वो करीब 100 गीगावाट की होगी। तो ठीक है, इसको बार बार जो है सरकार जो है रिवाइज कर रही है, ताकि इससे जो है हमें जो है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो है हम अपने आप को और अच्छे से अपने को स्थापित कर सकें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो वर्ष 2040 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसमें 49% की हिस्सेदारी किसकी होगी, वो रिन्यूएबल एनर्जी की ही होगी। और जो है अभी अगर हम बात करें तो जो है यहाँ पे अगले 4 सालों में, नेक्स्ट 4 ईयर्स में जो है यहाँ पे FDI के जो है नेक्स्ट 4 ईयर्स में अगर हम FDI की बात करें तो इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 4 वर्षों में $80 बिलियन जो है यहाँ पे हमें FDI देखने को मिलेगा इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। और यहाँ पर जो है 5,000 जो है बायोगैस प्लांट्स भी लगाने की बात हो रही है वर्ष 2023 तक। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम लोग वर्ष 2050 तक जो है अपनी जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है उसको हम कम कर सकेंगे और इसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकेंगे। पर इसके लिए ज़रूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर देना ज़रूरी है। ठीक है, तो तभी जो है हम यहाँ पर जो है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।